के विशाल तेल के गैस भंडार खोजने में कामयाब हो गया, गैस भंडार खोजने में कामयाब हो गया तुर्की। भाई साहब तुर्की कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है, चर्चाओं में है तो थोड़ी इसको चर्चा में ले ही लेते हैं। लेकिन इस खबर को पढ़ाएं उससे पहले आपको थोड़ी सी बात वो भी बता दें कि इसमें गैस के भंडारों के अलावा और क्या हुआ है। तुर्की के किस समुद्र में विशाल गैस भंडार मिले हैं? तो आंसर है ब्लैक सी के अंदर गैस के भंडार मिले हैं। लेकिन लग रहा है कि अल्लाह ताला ने इनकी सुन ली। कैसे? बोले सर क्या कह रहे हो आप? हमने कहा भाई बिल्कुल सटीक बोल रहे हैं। कैसे? देखिए क्या हुआ, कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक नाम सुना था हागिया सफिया करके, यदि याद हो तो हागिया सफिया करके एक म्यूजियम हुआ करता था जो पहले कभी कैथेड्रल था। दोबारा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हागिया सफिया करके एक म्यूजियम हुआ करता था जो कि पहले पहले क्या था? कैथेड्रल। कैथेड्रल क्या होता है? चर्च की तरह से जहां ईसाई लोग अपना मतलब अपनी पूजा पाठ करते हैं, यानी कि जहां पर जाकर के वो अपनी अरदास लगाते हैं। उस कैथेड्रल को, इस हागिया सफिया कैथेड्रल को इन्होंने महीने भर पहले ही, जो कि हागिया सफिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज थी, इसे इन्होंने किस में बदल दिया जनाब? इन्होंने इसे उठाया और बदल दिया एक मॉस्क के अंदर। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त काम किया। पूरी दुनिया के अंदर इनकी घोर निंदा हुई और घोर निंदा के पक्ष में जो है ये रसप एर्दगन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, ये अपने आप को मसीहा यानी कि मुसलमानों का मसीहा प्रूव करने में कामयाब हुए कि साहब देखिए मैं जिस प्रकार का कार्य कर रहा हूं ये पूरा की पूरा हमारे उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों के पक्ष में है जिनके लिए सख्त आवश्यकता थी। हो गई सर, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ साहब? अभी महीना भर ही बीता था कि हाल ही में फिर से एक और भाई साहब म्यूजियम चर्चा में है और उस म्यूजियम का नाम है चोरा म्यूजियम। क्या नाम है? चोरा म्यूजियम। अब इस चोरा म्यूजियम को भी जनाब बदल दिया गया है मॉस्क में। ये भी, अब आप पूछेंगे क्यों, इसके बारे में भी कुछ खास था क्या? जी हां, इसके बारे में भी खास था। बोले क्या खास था? हमने कहा चोरा म्यूजियम भी पहले एक चर्च हुआ करती थी, अब इस चर्च को बदल दिया गया है मॉस्क में। ये महीने भर के अंदर चर्च को मॉस्क में बदलने की दूसरी घटना है। फिर आप पूछेंगे ये है कहां पर? हमने कहा हागिया सफिया कहां थी? बोले इस्तांबुल में। इस्तांबुल क्या है? मैंने कहा भाई बहुत प्रमुख स्थान है, जैसे कुस्तुनतानिया के नाम से जाना जाता था। तो मेरे प्यारे साथियों वहां पर स्थित थी हागिया सफिया और उसी की रेप्लिका के रूप में स्थित थी कौन? ये वाली चोरा म्यूजियम की मॉस्क। डन। तो ये मॉस्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चर्च से मॉस्क में बदलने का आदेश हो गया। बैक टू बैक दो म्यूजियम कन्वर्ट हो गई मॉस्क में। जबरदस्त अरदास लगाई गई होंगी, जबरदस्त मन्नतें मांगी गई होंगी। ऐसी स्थिति में इनके साथ एक गुड न्यूज और निकल के आ गई है और वो क्या है? ब्लैक सी के अंदर इन्हें नेचुरल गैस का भंडार मिल गया है। चूंकि तुर्की से संबंधित दो न्यूज थी मेरे पास, तो दोनों न्यूज़ों को मैंने कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप लोगों को याद रह जाए कि गैस के भंडार कहां मिले और मॉस्क कहां मिली, ये आपको दोनों बातें पता चल जाएं। डन। तो मैं पहले, क्योंकि तेल गैस के भंडार मिलना, पहले इसके बारे में 2 मिनट बोल लेता हूं। ब्लैक सी कहां है ये भी मैं आपको समझा देता हूं, किस प्रकार से आपको इसे याद रखना है। सिमिलरली आपको मुझे यह भी बताना है कि इस चोरा म्यूजियम का इतिहास क्या है, इस इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की न्यूज के 2 पक्ष हैं, एक सवाल में 2 बेसिक बहुत बड़े बड़े न्यूज हैं इंटरनेशनल। डन बेटा। तो सबसे पहले हम ब्लैक सी की चर्चा करते हैं। तो वो वाला नहीं है बाबा बाबा ब्लैक शिप, वो ब्लैक शिप हुआ करता था, ये ब्लैक सी है भाई साहब। ये जो ब्लैक सी आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से आपके सामने लगे हुए वर्ल्ड मैप को देखें तो उस वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज वेस्ट, तो वेस्ट एशिया जिसे आप कहेंगे या मिडिल ईस्ट एशिया टुवर्ड्स द अमेरिका कहेंगे, तो उस वेस्ट एशिया से थोड़ा आगे चलिए टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन ओशियन चलिए, कुछ इस प्रकार के नजारे आपको दिखाई दे जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों ये देश है टर्की, जिसे आप तुर्की के नाम से जानते हैं। इस टर्की के तीनों तरफ से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से समुद्रों से घिरा हुआ है। कैसे? देखिए भैया, इसके ऊपर की तरफ, बोले ऊपर क्या होता है सर? हमने कहा भाई नॉर्थ की तरफ। बोले दिशाओं को बताओ कैसे पता लगाएं? हमने कहा देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिशाएं ऐसे पड़ी जाती हैं। बोले ठीक है। तो हमने कहा देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये रहा तुर्की। बोले सर तुर्की यूरोप में है कि एशिया में है? हमने कहा भाई दोनों में है। ये इसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा, इसका मेजर हिस्सा एशिया में, इसका भी रशिया वाला हाल है। एनीवे, तो फिलहाल के लिए आप इस मैप को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ मेजर टेक अवे है जो आपको इस मैप से आज याद कर लेने चाहिए। क्या क्या याद कर लेने चाहिए?
मेरे प्यारे साथियों, ब्लैक सी ऑफ अजोव से जुड़ा हुआ है। तो अब चूंकि चर्चा में रहने वाली हैं बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी होंगी भविष्य में, ऐसी स्थिति में आपको आज 3 नई स्ट्रेट याद करवा रहा हूं। स्ट्रेट मतलब समझ रहे हैं ना, 2 बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने वाले सकरे जल मार्ग को हम स्ट्रेट कहते हैं। यह आपको आज मैं याद करवा रहा हूं, ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनली ब्लैक सी जो है वो चर्चा में आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इस ब्लैक सी से जो तुर्की के सीमाएं संबंधित हो रही हैं, यहीं पर इसे गैस के भंडार मिले हैं। और वो जो गैस के भंडार मिले हैं, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि साइप्रस में भी गैस के भंडार पता चले थे। तो साइप्रस वाले गैस के भंडार और इन गैस के भंडारों में कितना अंतर है, तो मैं फैक्ट्स के हिसाब से आपको बता दूं। टर्की को यहां पर जो गैस के भंडार मिले हैं वो 320 बिलियन मीटर क्यूब है। कितना है? 320 बिलियन मीटर क्यूब, इतने गैस के भंडार मिले हैं। ये कितने होते हैं सर? हमने कहा ये इतने होते हैं कि तुर्की को ये ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने से मतलब हुआ कि तुर्की जो वर्तमान में अपनी गैस के लिए अजरबैजान, रशिया और ईरान पर निर्भर है, उसको इनसे निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर बनने के लिए इतनी गैस पर्याप्त होगी। नंबर 1 बात तो यह समझ लीजिए। नंबर 2 बात, सर ये तो अभी पता चला है, यूज करना कब से शुरू हो जाएगा? हमने कहा 2023 से ये लोग इस गैस का उपयोग भी करना प्रारंभ कर देंगे। 2 बातें हमको यहां से पता चल के आई। तीसरी बड़ी बात, बोले सर एक बात बताइएगा कि जो साइप्रस आपने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, हमने कहा ये रहा, देखिए गिटार जैसा जो दिख रहा है, ये साइप्रस है। सर यहां पर भी आपने कुछ गैस के भंडार बताए थे। मैंने कहा बिल्कुल बताए थे। वो कितने थे? मैंने कहा भाई वो थे 1700 बिलियन। कितने? 1700 बिलियन। याद कर लीजिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बोले सर आपने तो कुछ और बताया था। हमने कहा हाँ भाई, हमने 1.7 ट्रिलियन मीटर क्यूब बताया था। तो ट्रिलियन जो है, 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन होता है। तो इस प्रकार से इसे याद कर लीजिएगा। तो 1700 बिलियन भंडार यहां मिला था, यहां 320 मिला है। डन। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए ताकि आप चीजों को रिलेट करके याद कर सकें। अब आते हैं तुर्की के एक और बात की तरफ, ब्लैक सी। ब्लैक सी के नॉर्थ में है मेरे प्यारे साथियों सी ऑफ अजोव। आज ही याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब यह चर्चाओं में आएगा, इंटरनेशनल न्यूज में आ चुका है। सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी को जोड़ने वाली जल संधि को कर्च जल संधि कहते हैं। KERCH, कर्च के नाम से याद कर लीजिएगा। भविष्य में मैं इसका रिवीजन भी कराता रहूंगा, क्योंकि अब यह इंटरनेशनल मीडिया में चलने वाला है। सी ऑफ अजोव, अजोव के समुद्र से जो कर्च स्ट्रेट है वो ब्लैक सी में आती है। ब्लैक सी से मेरे प्यारे साथियों यहां पर सी ऑफ मरमरा से जोड़ने वाला यहां पर एक स्ट्रेट है, और उस स्ट्रेट का नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। याद कर लीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है इसका? बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट, इसी के किनारे स्थित है इस्तांबुल। जैसे आप कुस्तुनतानिया के नाम से जानते थे पुराने समय में, इस्तांबुल मेरे प्यारे साथियों इसी बॉस्फोरस स्ट्रेट के किनारे बसा हुआ शहर है। यह भी तुर्की के अंदर है, यानी तुर्की जो है उसके मध्य में से होकर के बॉस्फोरस स्ट्रेट निकल रहा है। बॉस्फोरस स्ट्रेट किसे जोड़ता है? तो मेरे प्यारे साथियों ब्लैक सी को मारमरा सी से जोड़ता है। याद रखिएगा, मरमरा, मरमरा करके याद रखिएगा। ऊपर कौन सा हो गया? अजोव, बीच में कौन सा हो गया? ब्लैक, उसके बाद कौन सा हो गया? मरमरा, मरमरा सी। तो सी ऑफ मरमरा से जोड़ने के बाद में एक स्ट्रेट और आपको अब याद रखनी है, और उसका नाम क्या है? डार्डेनेलस। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलस। डार्डेनेलस है ना, डार्डेनल्स करके याद कर लीजिएगा। तो कुल मिला के कितनी स्ट्रेट याद कर ली हमने? 3 स्ट्रेट। कौन कौन सी? कर्च स्ट्रेट, उसके बाद आ गई आप लोगों के सामने बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर आ गई डार्डेनस स्ट्रेट। डार्डेनस किसको किससे जोड़ रही है? तो सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ रही है। बेटा एजियन सी याद कर लीजिएगा, ग्रीस और तुर्की के मध्य में जो सीमा बनती है वो इसी एजियन सी में बन रही है। तो वर्ल्ड मैप के हमने 4 एक साथ समुद्र ध्यान से पढ़ लिए। सबसे पहले सी ऑफ अजोव, फिर आई कर्च स्ट्रेट, फिर आया ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस के बाद मरमरा सी, मरमरा सी के बाद में आ गया डार्डेनेलस, डार्डेनेलस के बाद एजियन सी, एजियन सी के बाद पहुंच गए कहां पे? भूमध्य सागर में। तो एक प्रकार से ब्लैक सी में मिली हुई जो गैस है वो भूमध्य सागर तक किस रूट से पहुंचेगी, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है।
अजोब का नाम, मरमरा का नाम, एजियन का नाम याद कर लेना। बहुत लंबे समय से ये लोग किसमें चल रहे हैं, आपके न्यूज में बने हुए हैं। डन हो गया। ये एक इस न्यूज का एक पहलू खत्म कर दिया हमने, तुर्की वाला। ये चीज हमने नई सीख ली यहां पर। अब हम चलते हैं दूसरी चीज आज सीखने के लिए। दूसरी क्या चीज सीख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो मैं आपको बताता हूं इस मस्जिद के बारे में जो अभी बनाई गई है, जिसे चोरा म्यूजियम कहा गया था। ये चोरा म्यूजियम अल्टीमेटली क्या है कहानी, आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। असल में क्या था मेरे प्यारे साथियों, जो तुर्की है ना, वो पहले यहां पर रोमन एम्पायर हुआ करता था। कौन सा साम्राज्य हुआ करता था, रोमन साम्राज्य। मैं सरल रूप से आपको समझाता हूं। रोमन साम्राज्य जो था वो असल में रोम कहां की राजधानी, इटली, यानी कि क्रिश्चियनों का प्रधान साम्राज्य हुआ करता था, ईसाइयों का प्रमुख वो हुआ करता था। ठीक है ना। तो रोमन साम्राज्य जो था वो पहले कहां तक विस्तृत था, तो अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो रोमन साम्राज्य वर्ष 300 एडी, यानी कि आपको यह मानना होगा आज से 1700 साल पहले की भी अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 1700 साल पहले ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो हुआ करता था, जहां पे तुर्की दिखाई दे रहा है, ग्रीस है, ये आपके जो आसपास के देश हैं, इन सभी क्षेत्रों में मेरे प्यारे साथियों रोमन एम्पायर हुआ करता था और उनकी राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इतिहास, विश्व इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जिससे कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। असल में हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, वो इससे संबंधित है, तो मैं वहां पर पूरा संबंध ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, जो कौन से वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, तुर्की वाले क्षेत्र की। अब आपको मैं थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूं। असल में जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि जो तुर्की है ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो क्या होता था कि इस कुस्तुनतानिया वाले क्षेत्र से होकर के एशिया से जो व्यापार हुआ करता था वो यूरोप तक जाया करता था। पहले समुद्र मार्ग नहीं था, पहले समुद्र मार्ग नहीं था, और 300 एडी से लेकर के लगभग 1400 एडी तक जो व्यापार हुआ करता था वो थल मार्ग के माध्यम से हुआ करता था, स्थल मार्ग के माध्यम से। एशिया का सामान यूरोप में इसी कुस्तुनतानिया से होकर जाया करता था। अब आप समझ के देख लो, जिस प्रकार से आज के समय में वैल्यू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वैल्यू है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की, बाबे मंडल की, इसी प्रकार से पहले कभी वैल्यू हुआ करती थी किसकी, कुस्तुनतुनिया की। ठीक है। तो पूरी दुनिया जो है ना वो एशिया से व्यापार करने के लिए, क्योंकि एशिया जो रेशम मार्ग था उसके माध्यम से सामान कहां पहुंचाता था, यूरोप में पहुंचाता था। तो पूरी दुनिया क्या चाहती थी कि कोई भी पावरफुल अगर देश हो तो वो किसके ऊपर अपना कब्जा बना के रखे, तो आंसर होता था कुस्तुनतुनिया जिसके कब्जे में है उसका व्यापार के ऊपर नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में अरब और मुगल्स जो हुआ करते थे, उन लोगों ने, जो कि ये बहुत लंबे समय से अरब जो लोग हैं, आप ध्यान से देखिएगा, तुर्की के जस्ट बगल में अरब्स हैं, इन लोगों को लगता था कि भाई साहब ईसाइयत जो है, यानी क्रिश्चियन लोग जो हैं, यहां पर हजारों साल से रह रहे हैं, इनसे ये जगह छीननी होगी। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों मतलब मुस्लिमों का एक संप्रदाय था या फिर एक एम्पायर था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। उस ऑटोमन एम्पायर ने इस रोमन एम्पायर को धकेलना शुरू किया और धकेलना शुरू करते करते इस कुस्तुनतुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। कब तक थी एक सारी कहानी, लगभग 1450 के आसपास की बात है, जिस समय ऑटोमन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को धकेल दिया और इस पर पूरा कब्जा स्थापित कर लिया। अब देखिए वही वाली बात हो गई कि आपने कब्जा कर लिया, लेकिन आपके माध्यम से व्यापार होगा, ये कैसे पता, क्यों? क्योंकि आपने रास्ते पे कब्जा कर लिया, लेकिन व्यापार में खरीदार कौन था? खरीदार तो यूरोप था। तो ऐसी स्थिति में यूरोप वालों ने कुस्तुनतानिया वाले रास्ते को उपयोग में लेना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अल्टीमेटली वो नहीं चाहते थे कि अब रोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में आपस में कलेश मचे। मेरे प्यारे साथियों, अब यहीं पर एक पॉइंट निकल के आता है। जब ये सारा कार्यक्रम चल रहा था तो इस कुस्तुनतानिया को, जहां पर मैंने आपको ये समझाया, इस पूरी चीज को मैं आपको बताऊंगा, इस कुस्तुनतानिया में मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार की क्या बनाई गई थी, बाइजेंटाइन चर्च बनाई गई थी। उस समय का जो एम्पायर हुआ करता था उसे बाइजेंटाइन एम्पायर कहते थे, और वहां पर कुस्तुनतानिया में, जो कि वर्तमान में इस्तांबुल है, वहां पर मेरे प्यारे साथियों चर्च का निर्माण, क्योंकि ईसाई लोगों का 1000 साल से था वहां पे राज क्रिश्चियंस का, तो वो अपने पूजा घर, गिरजाघरों का निर्माण करते थे। उन्हीं गिरजाघरों में एक निर्माण हागिया सोफिया का था और इस एक चोरा म्यूजियम का था। अब आप समझेंगे म्यूजियम कैसे बना, ये वाली बात
तो अब हम आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान के कुस्तुनतानिया के अंदर जो हागिया सफिया या चोरा म्यूजियम है, जो चोरा मतलब इसको आप ये समझिए कि चोरा जो उस समय चर्च हुआ करती थी, उसे जैसे ही ऑटोमन संप्रदाय ने या ऑटोमन साम्राज्य ने अपने कब्जे में लिया, कब्जे में लेते ही उसे कन्वर्ट कर दिया उसी समय पर। कब कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, कब कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्ट कर दिया मेरे प्यारे साथियों उस समय पर जब बनकर के क्या आया, ऑटोमन एम्पायर। तो उस समय इस्तांबुल के अंदर ऑटोमन एम्पायर के आ जाने से ये चर्च जो है वो मस्जिद में बदल दी गई थी लगभग 500 साल पहले। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो तुर्की बड़ा उदारवादी बनकर के और बड़ा मॉडर्न बनने के प्रयास में आया और उसने अपने आप को सेक्युलर दिखाने का प्रयास किया, लिबरल बनने का प्रयास किया और ऐसी समय दुनिया के सामने उदारवाद का प्रदर्शन करते हुए 1945 में ऑटोमन एम्पायर के समय की बनी हुई जो मॉस्क थी, अब मैं मॉस्क क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1450 के बाद से लेकर के ये सारी मस्जिदें ही थी, हागिया सफिया, और ये 500 साल तक मस्जिदें रही हैं। लेकिन उसके बाद तुर्की ने कहा कि देखिए मैं भी थोड़ा यूरोपियन टाइप का हूं, मैं अरब टाइप का नहीं हूं, मैं भी विकास करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में तुर्की ने इनको बदल करके कन्वर्ट कर दिया किसमें, म्यूजियम में, कि भाई ये विरासत है और ये विरासत उस समय की विरासत है, हजारों साल पहले की। तो ऐसी स्थिति में इन्हें हम ये स्वीकार करते हैं, ये गिरजाघर हुआ करते थे या फिर कैथेड्रल्स, चर्च और कैथेड्रल हुआ करते थे, हम इन्हें म्यूजियम में कन्वर्ट कर देते हैं। बढ़िया तरीके से 75 साल तक ये क्या रह लिए, म्यूजियम रह लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी रसफ अर्दगन जो है वापस, यानी कि वही वाली बात हो गई ना, इतिहास की तरफ लौट रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर लौट रहे हैं। और रसफ अर्दगन ने क्या किया कि इन म्यूजियम्स को वापस उन्हीं रूप में बदलने का प्रयास किया, किसमें, जिसमें 1945 से पहले ये हुआ करते थे। किस रूप में हुआ करते थे, मॉस्क के रूप में हुआ करते थे। लेकिन अब क्रिश्चियन जो है यानी रोमन एम्पायर जहां जहां है, जिसमें ग्रीस समुदाय का भी रोल था, उसको अगर आप समझें तो मेरे प्यारे साथियों आपको यूनानियों का रोल था, आपको समझना होगा कि वो तो इसका विरोध करेंगे ही। एनीवे, ये तो था इसका पूरा इतिहास। वर्तमान में उपयोगिता क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर को चर्चा में ले आई हैं। और जब बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर चर्चा में आती है, बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर चर्चा में क्यों आई, इन्हीं के कारण आई क्योंकि ये उस समय की रोमन संप्रदाय के द्वारा, रोमन साम्राज्य के द्वारा जो चर्च बनाई जाती थी उनमें कुछ विशेष प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती थी, जिनमें बनाने के लिए 2 तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। और उन तकनीकों को मेरे प्यारे साथियों, एक को नाम दिया जाता था मोज़ेक। नाम याद कर लेना बेटा, पेपर में सवाल आएगा, ये है ना, मैं बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं आपको। एक का नाम मोज़ेक हुआ करता था और एक का नाम फ्रेस्को हुआ करता था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इन चर्चों की खास बात क्या होती थी, तो आंसर क्या देना है, मोज़ेक चर्च हुआ करती थी या फ्रेस्को चर्च हुआ करती थी। अब आप सवाल पूछेंगे मोज़ेक और फ्रेस्को क्या होता है, भैया बात यह है कि जो डोम बनती थी ना, डोम का मतलब समझ रहे हैं, जो स्तूप जैसी आकृति बनती है, जैसे चर्च के ऊपर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो डोम जैसी संरचना बनी हुई है ऊपर की तरफ, इसकी अंदर वाली जो छत है उसके ऊपर पेंटिंग की जाती थी बेटा। मोज़ेक पेंटिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां पर सेरेमिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े या फिर कुछ भी चमकीले पदार्थ, इनको जमीन में जड़ा जाता था, ऊपर मतलब छत पर जड़ करके एक सुंदर संरचना का निर्माण किया जाता था, जिसे मोज़ेक आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा बाइजेंटाइन में कौन सी आर्किटेक्चर निकल के आई, तो आंसर है मोज़ेक निकल के आई। अब आता है फ्रेस्को। बेटा फ्रेस्को आर्किटेक्चर में क्या होता है, फ्रेस्को आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो घरों की छतें होती है ना, या फिर डोम की जो छतें हैं, उनमें जब व्हाइट पेंट चल रहा होता है, या फिर ये समझिए कि वहां पर लाइम वाटर का पेंट चल रहा है व्हाइट कलर का, उसी समय पर गीली छत के साथ में मुराल पेंटिंग कर दी जाती थी। मुराल पेंटिंग मतलब दीवारों पर कलर गीले के साथ साथ ही पेंटिंग कर दी जाती थी। तो कलर के साथ साथ वो जो पेंटिंग है ना, वो उस दीवार पर परमानेंट चिपक जाया करती थी। तो ये पेंटिंग आज तक विद्यमान है, आप सोच के देखिए, ऐसे नजारे आज भी हैं और ये फ्रेस्को पेंटिंग कहलाती है ना बेटा। तो ऐसी स्थिति, और यही आपको मालूम होना चाहिए, भारत में भी अंग्रेजों के साथ ही आई थी ये दोनों, है ना, मोज़ेक और फ्रेस्को, ये 2 आर्ट एंड कल्चर की बातें हो गई। तो हमारे पेपर से आज हमको क्या क्या मिला, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने सीख ली, वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्टेट सीख लिए, समुद्र सीख लिए। सिमिलरली इसी प्रकार से आर्ट एंड कल्चर की 2 चीजें हमने सीख ली, एक हो गई मोज़ेक और एक हो गई फ्रेस्को। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों पूरा इतिहास आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार के लिए ये पूरा नजारा देख लीजिए, मैंने आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छे से, इसे ध्यान से देखना, यहां ईयर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, इसको देखना। 476 में देखो ये कॉन्स्टेनोपोलिस हुआ करता था, कौन, तुर्की, जो इस्तांबुल है ना जिसको। अब 550 में देखिए ये पूरा रोमन एम्पायर था, जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, कितना ज्यादा ये फैल गया था, इसे देखिए आप। फिर धीरे धीरे सिमट रहा है, 867 में सिमटता गया,
फिर 1025 में और फैल गया, कौन सा? रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर फिर 1095 में सिमट गया, यानी इस बीच में युद्ध होते रहे, फिर फैल गया 1170 में, है ना। यहां पर ऑटोमन एम्पायर इन्हें पीछे धकेलता रहा, 1270 में फिर यहां तक पहुंच गया। इस प्रकार से ये देखिए, और 1400 तक आते आते ये तो एकदम ही सिमट गया, और मेरे प्यारे साथियों कहां पहुंच गया? एक ही तरफ रह गया। कौन सी तरफ? वर्तमान में यूनान की तरफ रह गया, और इस तरफ ऑटोमन एम्पायर ने पूरा तुर्की अपने कब्जे में ले लिया। इस पिंक कलर के परिवर्तन को ईयर के साथ देखिए, आपकी समझ में पूरा मतलब सारी की सारी चीज समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। डन बेटा? चलिए, तो हमने पूरा समझा दिया। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको सिखाने का प्रयास हर दिन रहता है, और इन सब चीजों को सरल रूप से समझाया जाता है। अंकित परिवार की ये विशेषता है, और अंकित परिवार अपने सेशन को शेयर करना कतई नहीं भूलता है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। राजधानी क्या है बेटा इसकी? अंकारा है। यहाँ की करेंसी क्या है? लीरा है, ये याद कर लीजिएगा। आजकल तुर्की बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, तो चर्चा क्या है? मुद्रा यहाँ की लीरा। प्रेसिडेंट है रसप तैयब अर्दगन। कॉन्टिनेंट कौन सा है? ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया। तो दोनों कॉन्टिनेंट्स में मेरे प्यारे साथियों ये आकर के एडजस्ट हो जाता है। डन है? चलिए, सेशन शेयर करिए भाई आप।